देखिए देखो इसमें अब जैसे हमने कहा है, एक क्वेश्चन है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल को हम लिखते हैं 2He4 ऑफ एनर्जी 4.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। If in nucleus of रेडियम दे रखा है इन्होंने 88 Ra 226, ठीक है ना, 226 ये दे रखा है रेडियम। डिके टू Rn86 222, इसमें डिको हो रहा है, इसमें जो है इसका डिको हो रहा है बाय द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी दे रखी है 4.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। If mass of 86 Rn 222, इसका मास कितना है 222 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल का मतलब 2He4 is 4.003 AMU। AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। कैलकुलेट द required energy of the daughter nucleus। कितना बचा 86 Rn222। देखो कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में कि एक हमारे पास ये एक जो है ना रेडियम का एक पीस है, ये रेडियम का पीस है और कितना दे रखा है
हाँ देखो इतने दिया ना, ये 88 RA 226 ये, तो ये इनिशियली तो रेस्ट पे होगा। रेडियम थोरियम इन सब ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकलते रहते हैं। तो उसने ये कहा है कि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये इस डिके, देखो लिखा है रेडियम डिकेज टू आरएन, किसमें कन्वर्ट हो गया ये, आरएन में 86 ट्रिपल टू। अब आप भैया बताओ इन दोनों में कितने का डिफरेंस आया, नीचे तो आया 2 का, तो इसका मतलब नीचे तो 2 और ऊपर 4 का, यानी कि 2He4 अल्फा पार्टिकल निकल गया। ये एक क्वेश्चन बनी। अब आप बैलेंस करके देख लो, 86 प्लस 2 88, ट्रिपल टू प्लस 4 226, ये बैलेंसिंग हो गई। और ये क्या था, शुरू में रेस्ट पे था, इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी है कि ये कितनी काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, जबकि अल्फा पार्टिकल जो निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है कितनी, 4.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो क्वेश्चन इसकी पूछी है, बताइए, ये है क्वेश्चन। अब क्योंकि ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम को फॉलो करेगा, ये आपका कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम को, तो इनिशियली लीनियर मोमेंटम, या ये कह लो एज इट फॉलो कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है कि लीनियर मोमेंटम P कांस्टेंट हो गया, और काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में फॉर्मूला होता है p²/2m, p की वैल्यू √2m के, इसका मतलब p कांस्टेंट होने का मतलब m इंटू के कांस्टेंट है, क्योंकि p जो है वो, या √m के कह लो, चलो पूरे लिख देता हूं मैं, 2√m के लो कांस्टेंट, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 2m काइनेटिक एनर्जी रेडियम का, और 2m के काइनेटिक एनर्जी Rn की, प्लस 2m के इसकी अल्फा पार्टिकल की। भाई कंजर्वेशन लॉ का मतलब ये तो हुआ कि लेफ्ट साइड की ये टर्म राइट की ये टर्म बराबर होगी, ठीक है ना। तो अब यहां तो देखो रेस्ट पे है, तो इसकी, ठीक है ना, तो और बल्कि मैं और इसको सिंप्लीफाई कर दूं थोड़ा सा, √2m के कांस्टेंट है, इसका मतलब 2m के भी कांस्टेंट हुआ, 2 तो कांस्टेंट है, वो क्या चेंज होगा, और अंडर रूट कांस्टेंट है, 2 भी हटा दो यहां से, m इंटू के कांस्टेंट। अब मैं इस प्रॉपर्टी को लगाता हूं, m इंटू के कांस्टेंट है, कैसे लगेगी, m इंटू के किसका,
रेडियम का इज इक्वल टू m इंटू के, आर एन का प्लस m इंटू के अल्फा पार्टिकल का। ठीक है। अब क्योंकि आप कह रहे हो कि ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है, तो इसका कितना हो गया, इट इज एट रेस्ट, तो काइनेटिक एनर्जी 0। अब m मास आर एन का और काइनेटिक एनर्जी आर एन की प्लस मास अल्फा पार्टिकल का और काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल। अब यहां से काइनेटिक एनर्जी आर एन की अगर हम निकालें तो क्या आएगी, माइनस मास ऑफ एल्फा अपॉन मास ऑफ आर एन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा। अब ये नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन की वजह से आ रहा है, जो कि यहाँ पे नहीं है। फॉर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वाइज देखें हम तो क्या वो बनेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, माइनस हट जाएगा, नेगेटिव तो केवल डायरेक्शन को शो कर रहा है, और काइनेटिक एनर्जी इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी है वही, तो इसमें क्या मतलब है नेगेटिव का, मास ऑफ एल्फा अपॉन मास ऑफ आर एन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा। तो वही मास एल्फा पार्टिकल का कितना दिया है, 4.003 एटॉमिक मास यूनिट। अब क्योंकि ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, तो अगर एएमयू ऊपर है एएमयू नीचे है तो कट जाएंगे एएमयू से एएमयू। कितना आया भाई इसका, आरएन का मास कितना दिया है, देखो आरएन का मास मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एनर्जी हुई, एक मिनट रुको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं भी चेक कर लेता हूँ ना, ये हमने एक मिनट, मास अल्फा पार्टिकल का आगे ये ट्रिपल, अच्छा ट्रिपल टू जो दिया हुआ है ना, एएमयू में है ये ट्रिपल टू, हाँ हमने ट्रिपल टू, ये एमई भी नहीं है, ये एएमयू है, एएमयू, ये जो हमने ऊपर लिखा है ये एएमयू में है, ये वाला एम, क्योंकि देखो यहाँ ऊपर क्या लिखा है मैंने, मास ही तो लिखा है, मास ऑफ आर एन इज ट्रिपल टू एएमयू, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, मास की यूनिट है ये। अब यहां जाओ इनटू, अब क्या लगाएंगे हम, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की कितनी है, 4.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन, तो ये तो टेंशन खत्म, ये तो कैंसिल हो गए, बस क्या बचा 4.003 अपॉन 222, 4.8 मिलियन 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या मत करो चेक, आंसर भी आपका एमईवी में आ जाएगा, इसको आपने मल्टीप्लाई कर लो, देखो इसे सॉल्व कर लो, क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.0866 एमईवी, इतना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी आ गई किसकी, आरएन की, बात नहीं, इतनी काइनेटिक एनर्जी आ गई आरएन, है ना, ये आंसर आपका है, इतनी काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन ये बिल्कुल बम के एक्सप्लोजन वाला ही है, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब में भी तो यही करते थे, पहले मोमेंटम 0 रखते थे, बाद में
0.0866 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कल भी बताया था इसमें क्वेश्चन देखो, जैसे हमने कहा कि शॉर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज ट्रैवलिंग एट ए रेट ऑफ, शॉर्ट जो आपने पढ़ा है वो इस रेट से 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, इज जस्ट एबल टू a plank फोर सेंटीमीटर थिक, 4 सेंटीमीटर थिक जो प्लैंक है उसको ये जस्ट पेनिट्रेट कर रहा है, जस्ट पेनिट्रेट कर रहा है, और हाउ मच वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड, हाउ मच स्पीड इज रिक्वायर्ड to just line of 9 of thickness 9 सेंटीमीटर। देखिए भाई उसने क्या कहा है, अगर हम 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर हम फायर कर रहे हैं, 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर 80 मीटर पर सेकंड से अगर हम फायर कर रहे हैं तो 4 सेंटीमीटर थिक प्लैंक को जस्ट पेनिट्रेट कर पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका कोई 4 सेंटीमीटर का प्लैंक है, प्लैंक का मतलब होता है तख्ता, इसको जस्ट 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, इसकी थिकनेस है, इसको जस्ट पेनिट्रेट कर पा रहा है। इसका मतलब यहां पर आकर के हाँ वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। जस्ट अगर 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमने कोई चीज फायर करी है तो वो इस प्लेन को जस्ट पेनिट्रेट का मतलब बस ये इसको पार निकल करके 0 हो गया। अब यहां से देखो हम अगर देखें तो थर्ड इक्वेशन लग जाएगी, u की जगह तो 80 है, v की जगह 0 है, s की जगह 4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर है। तो थर्ड इक्वेशन लगा दें,
v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s पी जीरो यू की जगह 80 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 2 इंटू ए इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 80 का स्क्वायर। ए की वैल्यू यहां से 80 इंटू 80 अपॉन 4 2 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये 8 से कैंसिल हो गया 10 बार, 8 के आगे एक 2 तो यहां से आए 2 यहां से आए, 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड। इतना रिटार्डेशन इस प्लैंक ने दिया। दिस रिटार्डेशन बातें मत करो, इसमें भी रिकॉर्डिंग हो रही है तुम्हारी। इज गिवन बाय प्लैंक, इतना रिटार्डेशन प्लैंक ने गिवन दिया है, इतना प्लैंक ने रिटार्डेशन प्रोवाइड। अब उसने क्या कहा आगे कि अगर अब हम चाह रहे हैं एक 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर थिक प्लैंक है, तो कितनी स्पीड से इस गन को, इस बुलेट को हम कितनी स्पीड से फेंकें। यू पूछा है कि ये बिल्कुल इसको जस्ट एबल टू पेनिट्रेट कर, V0 हो जाए। लेकिन अब जो प्लैंक है उसकी थिकनेस बढ़ा दी, 9 सेंटीमीटर कर दी। रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डेशन कितना प्रोवाइड कर रहा है ये इतना रिटार्डेशन, क्योंकि प्लैंक जो है पहले जिस मटेरियल का बना था उसी मटेरियल का तो अब बना है, बस उसकी थिकनेस ही तो बढ़ाई है। तो जितना रिटार्डेशन पहले दे रहा था उतना ही अब देगा। अब देखो नाउ u की वैल्यू पूछी है, v की वैल्यू 0, रिटार्डेशन -8 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कितनी डिस्टेंस पेनिट्रेट करनी है 9 सेंटीमीटर। फिर से हम थर्ड इक्वेशन लगा दें, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v तो 0, u हमें पूछा है 2 इंटू ए की जगह -8 इंटू 10⁴ इंटू एस की जगह 9 सेंटीमीटर। तो यू स्क्वायर आ गया 2 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10⁻²। जैसे थर्ड इक्वेशन लगा दी, तो ये हो गया 144,000। तो यू आ गया √14400। 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे, तब 9 सेंटीमीटर थिक को जस्ट पेनिट्रेट कर पाए। ठीक है, आगे जाता हूँ ना, दीजिए दोस्तों। क्या भाई, मैंने इसलिए रिवीजन कराया है,
क्वेश्चन करा चुका हूं मैं पहले, क्योंकि ये बता दिया रिवीजन में, इससे न्यूमेरिकल का रिवीजन हो गया। और दूसरी बात तो बच्चे दूसरा देख लेंगे दोबारा। देखिए जैसे क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, what percent of kinetic energy, एक मिनट, of a moving particle is transferred to a stationary particle, if बात रही, if moving particle strike to a rest particle having mass 5 times to mass of moving particle। नीचे क्या कहा उसने, कितने परसेंट काइनेटिक एनर्जी, एक ये मूविंग पार्टिकल है m1 मास का, इसका मान लिया m1 मास है और ये u वेलोसिटी से जा रहा है, और दूसरा मास m2 है जो कि 5 टाइम है, तो भाई जो रेस्ट पे है, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 रेस्ट पे है, इससे टकराता है। अब क्या होगा, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको दे देगा, और कुछ देर बाद क्या होगा, ये वाला मास भी चलने लगेगा v1 वेलोसिटी से, और ये वाला मास भी चलने लगेगा v2 वेलोसिटी से। तो कितने परसेंट काइनेटिक एनर्जी इसने अपनी उस वाले को दी। टक्कर से पहले तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी ना, रेस्ट पे था ये। जब ये रेस्ट पे था तो टक्कर से पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, और टक्कर के बाद ये हो गई। तो कितने परसेंट, कितना फ्रैक्शन, कितने परसेंट चेंज हुई। तो पहले हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालें, जिसके लिए तुम्हें इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। v2 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है भाई, m1 या m2 माइनस n1 अपॉन m2 प्लस m1 u, फिर प्लस माइनस, ये तो कंफ्यूज करेगा वहां पर आगे, हाँ 2m2। जब यहां देखो ये v2 आ गया तो पहली बात तो यहाँ u2 आएगा, जब यहाँ v2 आ गया तो यहाँ u2 आएगा, और यहाँ आएगा 2m1 u1। हमने अलग अलग कर दिया है, आप चाहे तो पूरे को लिख के एक साथ लिख, ये फॉर्मूला होता है u2 का v2 निकालने का,
m2 माइनस m1 अपॉन m, नीचे तो एक से ही आना है m2 प्लस m1। अगर यहाँ v2 आया है तो यहाँ पर u2 आएगा, अगर यहाँ v1 आया है तो यहाँ u1 आएगा। अब जरा रखो, m2 हो गया 5m, m1 हो गया m 5m प्लस m और u2 की वैल्यू कितनी है भाई? 0 है। ये तो 2m1 u1 तो u ही है, m1 की जगह m रखा, u1 की जगह u रखा, m1 प्लस m2 तो v2 आ गया 2mu अपॉन 6m, यानी कि 1/3u। अब हमें पता है इस कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ होगा, तो अब कैसे निकालेंगे? बाद में काइनेटिक एनर्जी, दूसरे वाले की टक्कर के बाद काइनेटिक एनर्जी माइनस टक्कर से पहले पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी, यही तो ट्रांसफर हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले कितना हो गया भाई? हाफ m1 u1 स्क्वायर, यानी कि हाफ m1 की जगह m और u1 की जगह u स्क्वायर, टक्कर से पहले है? अच्छा फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट आ गई ना बिफोर कोलिजन। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद K2 हाफ m की जगह 5m और uv2 5/2m और v2 कितना है? 1/3u का होल स्क्वायर, यानी कि 5/3 9 और 2 18 mu स्क्वायर। K2 आ गया, चाहो तो आप इसको K2 को एक काम कर सकते हो, 5/9 अलग ही रख लो, हाफ mu स्क्वायर और हाफ mu स्क्वायर किसके बराबर था? K1 के, तो ये आ गया 5/9 K1। यानी K2 की वैल्यू 5/9 K1 आ गई। ठीक है, अब परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज कितनी काइनेटिक एनर्जी? फाइनल वाली, पहले देखो आप K1 की वैल्यू हाफ mu स्क्वायर थी, अब आपकी 5/18 mu स्क्वायर है। परसेंटेज बड़ी कम हुई है, चलिए बताओ, बड़ी कम हुई है 5/9, डिक्रीज हुई, क्यों? यहाँ 5/10 आता तब 1/2 आता।
इंक्रीज हुई K2 माइनस K1 अपॉन K1 इंटू 100। भाई 1/2 को 5/9 5 बना लो, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड 5/10 आ जाएगा, यानी कि बढ़िया। तो ये आपके पास आ गया K2 माइनस K1 अपॉन K1 इंटू, अब K2 की वैल्यू है 5/9 K1 माइनस K1 अपॉन K1 इंटू 100। तो ये आ गया हाँ वही तो मैं देख रहा हूँ। अच्छा लॉस, ये लॉस इसमें हमने क्या किया है, तो ये काइनेटिक एनर्जी ये 4m नहीं होता, अजय से 0 हो गया, 2mu अपॉन 6m, काइनेटिक एनर्जी हाफ m। अरे तो काइनेटिक एनर्जी कमी तो हुई है। ओहो एक मिनट हमने परसेंटेज चेंज निकाल दिया। चलो ठीक है, हमने क्वेश्चन में क्या दिया था, पूछा था व्हाट परसेंट ऑफ काइनेटिक, हाँ चेंज थोड़ी पूछा था, परसेंटेज चेंज नहीं पूछा था, कितने परसेंट ट्रांसफर होगी, परसेंटेज ट्रांसफर K2 अपॉन K1 इंटू 100 पर कितने परसेंट ट्रांसफर होगी काइनेटिक एनर्जी, चेंज पूछते तो K2 माइनस, ये ट्रांसफर पूछा, K2 की वैल्यू कितनी है 5/9 K1 इंटू 100, ये आ गई 500 अपॉन 9%, कितने परसेंट ट्रांसफर। वैसे इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवाया है परसेंटेज फ्रैक्शन का, जो भाई किसी को याद है क्या है, 4m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, निकला था लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी निकालने के लिए, तो अगर लॉस ऑफ एनर्जी निकालने हो डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं। खैर आपने तो ये K2 अपन K1 इंटू 100 इतने परसेंट फ्रैक्शन ये बना रखे हैं पहले वैसे। ठीक है भाई, अब देखिए इसके बाद आगे ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m। अच्छा एक हमने बताया था कि मान लिया हम आपसे कहें कि एक रेस्ट से कोई बॉडी गिर रही है h1 हाइट से और टक्कर के बाद h2 हाइट तक रिबाउंड हो जाए,
एक बॉडी गिर रही है h1 हाइट से और टक्कर के बाद बाउंस हो गई, तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगी? क्यों भाई, यहाँ वेलोसिटी 0, तो कितनी हाइट तक ये जंप की? इफ ए बॉडी falls from a height h1 and strike on ground and bounce back to height h2, if E is कोफिशिएंट, अगर E क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, अगर E कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो देन E की वैल्यू क्या होती है भाई? H2 अपॉन H1 अंडर रूट में, H2 अपॉन H1, या ये कह लो H2 अपॉन H1 की वैल्यू E स्क्वायर हो गई। और अगर यहां पर वेलोसिटी v1 है और यहां पर उछलते समय v2 है, तो E इज इक्वल टू v2 अपॉन v1 होता है। ठीक है भाई। तो अब जैसा हमने कहा, एक क्वेश्चन, a ball is drawn from the brought to the ground पे गिराई गई है फ्रॉम ए हाइट ऑफ 50 मीटर, 50 मीटर की हाइट से। इट स्ट्राइक टू द ग्राउंड and losses 60% energy. How high will it go? चलो, क्या मतलब हुआ कि वो 50 मीटर की हाइट से गिराई गई है। बॉल को जो गिराया है वो 50 मीटर की हाइट से गिराया गया है। और टक्कर के बाद, तो ये तो H1 हो गई। अब टक्कर के बाद, टक्कर ग्राउंड से टक्कर के बाद इसने 60% एनर्जी लॉस कर दी। यानी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। %60 एनर्जी लॉस कर दी, तो E इज इक्वल टू हमने पढ़ा अंडर रूट H2 अपॉन H1। तो H2 अपॉन H1 की वैल्यू क्या हो गई? E स्क्वायर। H2 इज इक्वल टू E स्क्वायर H1। अब देखो H2 को निकालना है, E कितना है? अच्छा, देखो 60% लूज कर दी,
तो एनर्जी कितनी बची? 50% बची तो इसको अच्छा हाउ हाई उसने पूछा इनकी जरूरत नहीं है कितनी ऊपर कर तो लूज इसका मतलब बची कितनी? एक मिनट रुको मैं ओ लिख दूं इसे ए बी सी तो नहीं सही कह रहा है ये तो बी है ना। अरे ये तो ग्राउंड से जहां टकराई है वहीं से जंप करेगी ऊपर। तो पोटेंशियल एनर्जी ये मान लिया H2 हाइट तक जंप करी तो आप क्या लिखोगे? पोटेंशियल एनर्जी एट H2 इज इक्वल टू 40%। 60% तो लूज कर दी। टकराने में 60% एनर्जी लॉस कर दी यानी 40% एनर्जी के साथ ये यहां पर कूदा है। टोटल एनर्जी का 60% उसने ऊपर से नीचे गिरने में और टकराने में खर्च कर दी। टक्कर के बाद कितने परसेंट एनर्जी बची? जब 60% खर्च कर दी तो बची कितनी? 40%। 40% बची H1 H2 इक्वल टू 40। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी mgH2 पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh 40/100 इंटू mgh1 ये इससे कैंसिल H2 इज इक्वल टू 4/10 इंटू H1 और H1 की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर तक ये जंप करेगी। 80% को उसने लूज कर दी तो रही कितनी? अच्छा 80 नहीं सॉरी 60% है। हाँ तो 40% बची। इसका मतलब यहाँ पर जो एनर्जी है वो 40% है इसका। पोटेंशियल एनर्जी एट H2 इज इक्वल टू 40% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट H1। ये आपने वैल्यू रख दी आ गया। ठीक है बच्चों बस